सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने मोहम्मद गौरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बारे में पढ़ा, जिनका कि 1206 से 10 तक शासन रहा। उसके बाद में कुछ समय के लिए दिल्ली की सत्ता आराम शाह के पास रही, जिसका कि केवल 8 माह का शासन रहा। और उसके बाद इल्तुतमिश, जो कि खुद भी एक गुलाम था, वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था और उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान हुआ। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया, भारत के तुर्की राज्य को संगठित किया, उसे मंगोल आक्रमणों से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। ये सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा किए गए मुख्य कार्य हैं। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी के शासनकाल के दौरान यह इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य गिने जा सकते हैं। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, इस कारण वह एक गुलाम का गुलाम था, परंतु अपनी योग्यता के कारण उसने अपने स्वामी से पहले दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद गौरी ने अपने समय में ही उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इस कारण ऐबक की भांति सिंहासन पर बैठने के समय वह गुलाम नहीं था, बल्कि उससे बहुत पहले दास्ता से वह मुक्त हो चुका था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, न कि उसका वंशज। इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश का वंश इलबारी तुर्क था और उसका पिता इलाम खान अपने कबीले का प्रधान था। इल्तुतमिश सुंदर और बुद्धिमान था तथा उसका पिता उसे अत्यधिक प्रेम के कारण घर से बाहर नहीं जाने देता था। इस कारण वह अपने भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया, जिन्होंने उसे धोखे से एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। उसके पश्चात इल्तुतमिश को पुनः 2 बार बेचा गया और अंत में जमालुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यापारी उसे बेचने के लिए गजनी ले गया। वहाँ उसे सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीदना चाहा, परंतु मुँह मांगी धनराशि न मिलने के कारण जमालुद्दीन ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, जिसके कारण गौरी ने उसे गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। और अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक की दृष्टि उस पर पड़ी, और क्योंकि उसको गजनी में खरीदना और बेचना निषिद्ध था, इस कारण उसे दिल्ली ले जाया गया, जहाँ ऐबक ने उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने किस प्रकार और क्या शिक्षा प्राप्त की, इसके बारे में पता नहीं लगा है, परंतु वह शिक्षित व्यक्ति, साहसी सैनिक और योग्य नेता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे आरंभ से ही सर-ए-जादार अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया और उसके बाद निरंतर
उन्नति करते हुए वह शीघ्र ही अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। हालांकि प्रारंभ में इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली की राजसत्ता संभालने के बाद में उसके विरोधी, उसके प्रतिद्वंदी कभी नहीं चाहते थे कि यह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे, चूँकि यह एक योग्य शासक था और अपनी दूरदर्शिता से सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और लंबे समय तक उसने शासन किया। इसके शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्यों की अगर हम बात करें तो इसने तुर्कान-ए-चहलगानी नाम के एक संगठन बनाया, जिसे 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान-ए-चहलगानी नाम से भी जाना जाता है। आरंभ में ही कुछ कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार और मुइज्जी अर्थात मोहम्मद गोरी के समय के सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया, परंतु वह कभी भी उन पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सका। इस कारण उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से विख्यात हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि तुर्कान-ए-चहलगानी गुट का गठन किस शासक ने किया था। ये सभी गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए और प्रशासन में उनसे सहयोग लिया गया। वे पूर्णतया इल्तुतमिश पर निर्भर करते थे और उसी के कारण उच्च पदों पर पहुंचे थे। इस कारण वे इल्तुतमिश के प्रति हमेशा वफादार रहे और इस गुट के गठन के बाद इल्तुतमिश की कुतुबी अर्थात जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार थे और मुइज्जी जो मोहम्मद गोरी के समय के सरदार थे, उन लोगों पर या उन सरदारों पर इल्तुतमिश की निर्भरता ख़त्म सी हो गई थी। आगे हम अगर बात करें इल्तुतमिश के कार्यों की, तो उस समय में मंगोल आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति तथा अपनी दूरदर्शिता की वजह से तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया और यही नहीं, उसने अपनी दूरदर्शिता से उस समय की उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ भी उसने उठाया। इल्तुतमिश के समय में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ था। उस समय मंगोलों के महान नेता चंगेज खान ने गोबी के रेगिस्तान और एशिया के घास के मैदान, जिन्हें स्टेप्स के नाम से जानते हैं हम, उस स्थानों की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया, पर्शिया आदि को अपने पैरों तले रौंद दिया था चंगेज़ खान ने। उसने ईरान के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया था। ख्वारिज़्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भाग गया और उसका सबसे बड़ा पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भाग करके भारत की ओर आ गया था, जब वहाँ पर उनका साम्राज्य नष्ट कर दिया। चंगेज़ खान ने, जबकि एक मंगोल आक्रमणकारी था, चंगेज़ खान ने खुरासान और अफ़गानिस्तान होते हुए सिंधु नदी के तट पर उसका पीछा किया। वहाँ आकर वह रुक गया। उस समय से पंजाब और सिंध सागर के दोआब का ऊपरी भाग जलालुद्दीन मंगबरनी, कुबाचा, मंगोल अधिकारियों और खोखर जाति के संघर्ष का रण क्षेत्र बन गया था। इल्तुतमिश ने
उनके झगड़ों में फंसना पसंद नहीं किया और स्थिति को चुपचाप वह देखता रहा, क्योंकि अगर वह उनसे युद्ध करता तो वह उसके लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता और अपनी दूरदर्शिता तथा अपनी कूटनीति के वजह से इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण के भय को अपनी सीमा तक आने के बाद ही वापस लौटा दिया। मोहम्मद गौरी का एक मुख्य गुलाम नासरुद्दीन कुबाचा था, जिसे उच्च की सूबेदारी दी गई थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को परेशान नहीं किया, परंतु इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही उसने सिंध सागर, दोआब, सरस्वती, बठिंडा और लाहौर तक अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वह उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी शासक था, जो कभी भी खतरनाक सिद्ध हो सकता था। यल्दौज ने लाहौर को कुबाचा से छीन लिया था, परंतु जब वह इल्तुतमिश से परास्त हो गया तब कुबाचा ने लाहौर को पुनः अपने अधीन कर लिया। इल्तुतमिश ने उस समय उस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु 1217 ईस्वी में उसने लाहौर को कुबाचा से छीन लिया। तब भी कुबाचा मुल्तान, उच्च, सिंध और सिंध सागर दोआब का स्वामी रहा। जलालुद्दीन मंगबरनी के भारत आने का सबसे अधिक कुप्रभाव कुबाचा की शक्ति पर पड़ा। जलालुद्दीन मंगबरनी ख्वारिज्म शाह का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि वहाँ से भागकर भारत की ओर आया था। जलालुद्दीन मंगबरनी के भारत आने का सबसे अधिक प्रभाव इसी पर कुबाचा की शक्ति पर पड़ा था। जलालुद्दीन ने कुबाचा की शक्ति को अत्यधिक हानि पहुंचाई। इल्तुतमिश ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उसने पहले लाहौर को अधिकार में किया और उसके पश्चात उच्च और मुल्तान पर एक साथ आक्रमण किया। कुबाचा ने घबराकर निचले सिंध में स्थित बक्कर के किले में जाकर शरण ली। 3 माह पश्चात मई 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का उच्च पर अधिकार हो गया। कुबाचा की स्थिति बक्खर में भी दुर्बल हो गई और उसने संधि की बातचीत आरंभ की। इल्तुतमिश ने उसे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, जिसे कुबाचा ने स्वीकार नहीं किया और अंत में निराश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का एक अन्य शत्रु भी कुबाचा समाप्त हो गया था। मुल्तान और उच्च को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण किलों को जीतकर इल्तुतमिश ने पंजाब और सिंध में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के समय तक सियालकोट और अजमेर तक अपना अधिकार कर लिया था, परंतु उसने उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से मंगोलों से प्रत्यक्ष झगड़ा होने की संभावना थी। इसलिए उसने यह कदम नहीं उठाया। इसके अलावा हम बात करें उसके महत्वपूर्ण कार्यों की, तो हिंदू राजाओं से संघर्ष, जिसमें मालवा, राजस्थान और दोआब का क्षेत्र के जो शासक थे, हिंदू शासक थे, उनकी शक्ति को भी उसने समाप्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हिंदू राजाओं ने आक्रमणकारी नीति को अपना लिया था और वे विभिन्न स्थानों पर तुर्की राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ को जीत लिया था। प्रतिहारों ने ग्वालियर, नरवर और झांसी पर अधिकार कर लिया था और गोविंद राज के नेतृत्व में चौहानों ने रणथंबोर को तुर्कों से छीनकर जोधपुर और उसके निकट के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़े क्षेत्र पर राजपूत राजाओं का, हिंदू राजाओं का शासन था और हिंदू शासकों की शक्ति को दुर्बल करना और अपने राज्य के मुख्य भाग दोआब, जो कि अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था, उसको अपने अधीन करना इल्तुतमिश के लिए अत्यधिक आवश्यक था। उसने हिंदू राजाओं के प्रति दृढ़ और आक्रमणकारी नीति अपनाई।
मुख्यतः उसने तुर्की राज्य से छीने गए स्थानों को पुनः जीतने और अपने अधीन प्रदेशों में अपनी सत्ता को दृढ़ करने का प्रयत्न किया। 1226 ईस्वी में उसने रणथंबोर को जीता और उसके बाद उसने परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार किया। 1228-29 ईस्वी में जालौर के शासक उदय सिंह को आधिपत्य स्वीकार करने एवं वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया गया। उसके पश्चात बयाना, अजमेर, नागौर और उसके आसपास के प्रदेश जीते गए। 1231 ईस्वी में ग्वालियर का घेरा डाला गया और 1 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद उसे विजित कर लिया गया। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने तुर्की सत्ता से स्वतंत्र हो गए प्रदेशों को पुनः जीतने में सफलता प्राप्त की, हिंदू राजाओं की आक्रमणकारी शक्ति को दुर्बल किया और विजित प्रदेशों में सफलतापूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित किया। शासन प्रबंध से संबंधित अगर इसके हम कार्यों की बात करें तो इल्तुतमिश ने कुछ नवाचार किए। उसने इक्ता संस्था के प्रयोग के द्वारा भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया। उसने मुद्रा में भी सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका जो कि 175 ग्रेन का होता था और तांबे का जीतल, सुल्तान इल्तुतमिश ने ही आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत भी इसी ने की। उसने उत्तराधिकार के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से 1211 ईस्वी से 36 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, इस अवधि में उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और लंबे समय तक शासन सत्ता की बागडोर उसने संभाली। धन्यवाद।